हॉलीवुड के सबसे डरावने और डॉक्यूमेंटेड रियल केसेस में से एक पर आधारित हॉरर फिल्म द कॉन्जरिंग। इसी फिल्म के जरिए दुनिया का इंट्रोडक्शन हुआ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से और उनके सबसे खौफनाक मामलों में से एक केस से। ये सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस स्टोरी नहीं है, ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स की फाउंडेशन है। तो आज हम जानेंगे इस रियल लाइफ केस की पूरी सच्चाई। मूवी की शुरुआत होते ही हमें एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन एक कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते हैं, जहां वे लोगों को अपने पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल अनुभवों के बारे में विस्तार से बता रहे होते हैं। उनकी बातों से साफ समझ आता है कि वे कई डरावनी और अनदेखी शक्तियों का सामना कर चुके हैं। इसके बाद कहानी एक नए फार्म हाउस की तरफ मुड़ती है, जहां कैरोलिन पेरोन और रॉजर पेरोन अपने परिवार के साथ रहने के लिए पहुंचते हैं। बच्चे उत्साह में घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनका कुत्ता दरवाजे पर रुक जाता है, जैसे उसे अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। इस परिवार की 5 बेटियां हैं, एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और सबसे छोटी अप्रैल। घर के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे अप्रैल को एक म्यूजिक टॉय मिलता है, जिसमें एक छोटा सा आईना लगा होता है। उसी समय घर के अंदर बाकी लड़कियां हाइड एंड क्लैप खेल रही होती हैं। खेल के दौरान गलती से लकड़ी का एक हिस्सा टूट जाता है, जो असल में एक छुपे हुए दरवाजे को ढक रहा था। जब रॉजर उस जगह को देखते हैं तो पीछे एक पुराना स्टोर रूम मिलता है, जो काफी अंधेरा और रहस्यमय लगता है। अंदर एक पुराना पियानो और कई सालों से रखी पुरानी चीजें दिखाई देती हैं। कुत्ता लगातार भौंकता रहता है और बेहद बेचैन नजर आता है, मानो किसी अदृश्य चीज को देख रहा हो। अगली सुबह कैरोलिन उठती है तो उसके पैरों पर अजीब घाव के निशान बने हुए होते हैं। साथ ही घर की सभी घड़ियां ठीक 3:07 पर रुकी हुई मिलती हैं, जो एक रहस्यमय संकेत जैसा लगता है। इसी दौरान अप्रैल को उनका कुत्ता घर के बाहर मरा हुआ मिलता है। इसके बाद सीन एड वॉरेन के घर के घोस्ट म्यूजियम में शिफ्ट होता है, जहां एक प्रेस रिपोर्टर उनसे सवाल पूछ रहा होता है। एड बताते हैं कि यहाँ रखी हर वस्तु किसी न किसी बुरी आत्मा या काले जादू से जुड़ी हुई है। वे ये भी समझाते हैं कि कुछ लोग हर महीने यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं ताकि इन चीजों की नकारात्मक ऊर्जा काबू में रहे। इसी बीच एड एनाबेल डॉल का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि एक शक्तिशाली दानवी ताकत ने उसे अपना माध्यम बना लिया था। कहानी फिर से फार्म हाउस में लौटती है। जैसे ही समय 3:07 होता है, घड़ी वहीं रुक जाती है और माहौल अचानक भारी हो जाता है। क्रिस्टीन जब अपने बिस्तर पर सो रही होती है तो कोई जोर से उसका पैर खींच लेता है और कमरे में बहुत ही गंदी बदबू फैल जाती है। सिंडी को नींद में चलने की आदत है और वो चलते चलते एंड्रिया के कमरे में पहुंच जाती है, जहां वो अलमारी पर अपना सिर मार रही होती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो। सुबह कैरोलिन के शरीर पर एक और नया घाव दिखाई देता है। रॉजर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि पेड़ पर बैठा एक पक्षी नीचे मरा हुआ पड़ा है। ये सारी घटनाएं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि घर में कोई दुष्ट शक्ति मौजूद है। एक दिन जब घर पर केवल कैरोलिन और अप्रैल होती है, तब अप्रैल किसी अदृश्य दोस्त से बातें करती नजर आती है, जबकि वहां कोई भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद अप्रैल अपनी मां को हाइड एंड क्लैप खेलने के लिए कहती है। कैरोलिन उसे ढूंढते हुए एंड्रिया के कमरे तक पहुंचती है और तभी अलमारी अपने आप खुल जाती है। अंदर से किसी के हाथ ताली बजाते हैं, जिसे देखकर कैरोलिन घबरा तो जाती है, लेकिन उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। रात में क्रिस्टीन का पैर पहले से ज्यादा जोर से खींचा जाता है और वो दरवाजे के पीछे एक साया देखती है, जो उसे और उसके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देता है। नैन्सी भी वहीं मौजूद होती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ भयानक बदबू महसूस होती है। अगली सुबह क्रिस्टीन सब कुछ रॉजर और परिवार को बताती है। कैरोलिन के शरीर पर अब कई निशान दिखाई देते हैं। तभी घर में बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन देखने पर सभी अपने कमरों में सो रहे होते हैं। अचानक दीवारों पर लगे सारे फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट जाते हैं। कैरोलिन को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बेसमेंट की ओर बुला रही होती है। कैरोलिन उस आवाज का पीछा करते हुए जैसे ही बेसमेंट के पास पहुंचती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो नीचे उतरती है, लेकिन जैसे ही बाहर आने की कोशिश करती है, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और वो अंदर फंस जाती है। अंधेरे में घबराई हुई कैरोलिन सीढ़ियों से गिर पड़ती है। तभी उसकी तरफ कोई गेंद फेंकी जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, मगर चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता है। मजबूरी में वो माचिस जलाकर देखने लगती है। तभी पीछे से एक लड़की की परछाई उसे डराती है और ताली बजाने की आवाज सुनाई देती है। उधर सिंडी फिर से एंड्रिया के कमरे में पहुंचकर अलमारी पर सिर मारने लगती है। एंड्रिया उसे अपने पास सुला लेती है, लेकिन उसी वक्त अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जब एंड्रिया हिम्मत करके अंदर झांकती है तो ऊपर एक औरत की डरावनी आत्मा बैठी दिखाई देती है, जो उस पर हमला कर देती है।
चीख पुकार सुनकर रॉजर दौड़ता हुआ आता है और उसे हर तरफ से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो सबसे पहले बेसमेंट खोलकर कैरोलिन को बाहर निकालता है और फिर सब बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर लेता है। अब पूरा परिवार बुरी तरह सहमा हुआ होता है। अगला दृश्य एक यूनिवर्सिटी में जाता है जहां एड वॉरेन अलौकिक घटनाओं पर लेक्चर दे रहे होते हैं। उन्हीं दर्शकों में कैरोलिन भी बैठी होती है। लेक्चर खत्म होने के बाद वो एड और लॉरेन से मिलकर उनसे अपने घर आने की विनती करती है। एड और लॉरेन इनके घर पहुंचते हैं जहां कैरोलिन और रॉजर उन्हें सारी घटनाएं विस्तार से बताते हैं कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वे बताते हैं कि घर में बदबू फैलती है, रात में 3 बार दरवाजे पर दस्तक होती है और सुबह होते ही दरवाजा खुला मिलता है। साथ ही जो भी पक्षी घर के पास आता है वो अगली सुबह मरा हुआ मिलता है। घर की घड़ियां भी 3:07 पर रुक जाती हैं। एड साफ कहते हैं कि ये सब शैतानी मौजूदगी के संकेत हैं। वे बेसमेंट में जाकर माहौल को महसूस करते हैं जहां लॉरेन समझ जाती हैं कि यहाँ अतीत में कुछ बहुत बुरा हुआ था। एड हर घटना को रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल से उसकी काल्पनिक दोस्त के बारे में पूछती है और अप्रैल उसे वही म्यूजिक टॉय दे देती है। जब वो उसे चलाती है तो आईने में एक छोटे बच्चे की आत्मा दिखाई देती है जो रोरी की होती है। वे लोग उस पेड़ के पास जाते हैं जहां से टॉय मिला था और वहीं लॉरेन को उस आत्मा की झलक मिलती है जो परिवार को परेशान कर रही है। लॉरेन बताती है कि इस घर में एक शक्तिशाली दानवी ताकत है जिसने उनके आते ही उन्हें देख लिया था। वे कहती हैं कि उन्होंने उस साये को परिवार के पीछे भी देखा है और वो कहीं भी जाए उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। एड समझाते हैं कि एक्सॉर्सिज्म के लिए चर्च की अनुमति जरूरी होगी, जिसके लिए उन्हें पहले सबूत देने होंगे। लॉरेन वार्निंग देती है कि यहाँ कई आत्माएं हैं, लेकिन सबसे खतरनाक एक ऐसी शक्ति है जो नफरत से भरी हुई है। रात में जब एड रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो उसमें सिर्फ उनकी आवाज होती है। कैरोलिन और रॉजर की आवाज गायब होती है। फिर लॉरेन इस जगह का इतिहास बताती है कि यहाँ एक आदमी ने फार्म हाउस बनाया था और उसकी पत्नी काले जादू में विश्वास रखती थी। उसका नाम बादशीबा था। लॉरेन बताती हैं कि बादशीबा काले जादू की साधिका थीं और शैतान की उपासना करती थीं। उसने अपने ही 7 दिन के मासूम बच्चे की बलि दे दी थी। जब उसकी पति ने उसे इस भयानक काम को करते हुए देख लिया तो वो घर से भागकर बाहर गईं और एक पेड़ पर चढ़कर खुद को फांसी लगा ली। मरने से पहले उसने अपनी जमीन और आने वाली पीढ़ियों को श्राप दिया था। इस घटना के बाद उस घर में अजीब और दुखद मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। रोरी नाम का एक बच्चा अचानक गायब हो गया था और उसके दुख में उसकी मां ने उसी घर के स्टोर रूम में आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा पड़ोस में रहने वाली एक और महिला ने भी अपनी जान दे दी थी और एक छोटे बच्चे की पास के तालाब में डूबकर मौत हो गई थी। ये सारी घटनाएं उस जगह के अंधेरे इतिहास को और गहरा कर देती हैं। उसी दौरान अचानक रिकॉर्डर अपने आप चलने लगता है। अब एड की आवाज के साथ एक डरावनी और अनजानी आवाज भी सुनाई देती है। उसी क्षण समय फिर से 3:07 दिखा रहा होता है। अगले दिन एड और लॉरेन सबूत इकट्ठा करने के लिए दोबारा घर आते हैं ताकि चर्च को यकीन दिलाया जा सके। इस काम में एक पुलिस ऑफिसर और उसका सहायक ब्रैड भी उनकी मदद करते हैं। वे लोग पूरे घर में कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर लगा देते हैं। घर के अंदर लॉरेन परिवार की एक तस्वीर देखती है और अपनी संवेदनशील शक्ति से महसूस करती है कि जब ये तस्वीर ली गई थी वो पल उनके जीवन का सबसे सुखद समय था। एड हर कमरे में होली वाटर छिड़कते हैं ताकि अगर कोई दुष्ट शक्ति मौजूद हो तो उसकी प्रतिक्रिया रिकॉर्ड हो सके। अचानक बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है और एड और लॉरेन नीचे जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही वे बाहर आने लगते हैं दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। उस रात कोई ठोस सबूत नहीं मिलता और अगली सुबह सब सामान्य लगता है। सभी लोग साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। एड कैरोलिन से कहते हैं कि वो आराम करे, वे सब संभाल लेंगे। उसी दौरान लॉरेन बाहर कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसे लगता है कि बादशीबा कपड़े के पीछे खड़ी है। अचानक हवा का झोंका आता है और चादर उड़कर कैरोलिन के कमरे की खिड़की से चिपक जाती है। जैसे ही चादर हटती है लॉरेन को खिड़की में बादशीबा की आत्मा दिखती है। इसके पहले कि वो कैरोलिन तक पहुंचती, बादशीबा उसे अपने वश में कर लेती है और हालात खतरनाक हो जाते हैं। उधर पुलिस ऑफिसर ब्रैड को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है और उसे उस नौकरानी की आत्मा दिखाई देती है जिसने आत्महत्या कर ली थी। वो दृश्य उसे बुरी तरह डरा देता है। उसी समय नैन्सी नींद में चलते हुए एंड्रिया के कमरे में पहुंच जाती है और दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है। कैमरे उसकी तस्वीरें कैप्चर कर लेते हैं जिनमें साफ दिखता है कि वो अकेली नहीं है। कमरे में उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो उसे छिपने को कहती है। सभी लोग घबराकर उसी कमरे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर ना तो उन्हें वो बच्चा दिखाई देता है और ना ही नैन्सी नजर आती है।
एड टॉर्च की रोशनी से चारों तरफ तलाश करता है, तभी उसे दो दीवारों के बीच एक तंग सी खाली जगह दिखती है जहां नैन्सी डुबकी हुई मिलती है। अप्रैल लॉरेन को बताती है कि जब भी रोरी डर जाता था तो वो इसी जगह आकर छिपता था। ये सुनते ही लॉरेन तुरंत उस हिस्से की जांच करने लगती है। उसे वहां कुछ पुराने खिलौने और म्यूजिक बजने वाली जगह दिखाई देती है। वहीं पास में उसे वो रस्सी भी मिलती है जिससे बाथशीबा ने फांसी लगाई थी। अचानक लकड़ी का एक हिस्सा टूटता है और लॉरेन नीचे गिरकर एक छुपे हुए स्टोर रूम में जा पहुंचती है। वहां वो म्यूजिक टॉय के शीशे में झांकती है और उसे रोरी की मां की आत्मा दिखाई देती है जो दर्द में रो रही होती है। वो आत्मा लॉरेन से कहती है कि उसे मजबूर किया गया था और इतना कहकर गायब हो जाती है। तभी बाथशीबा की भयावह आत्मा भी वहां प्रकट होती है और लॉरेन को डराने लगती है। जब लॉरेन भागने की कोशिश करती है तो वो उसकी गर्दन की चेन पकड़कर खींच लेती है। वो लॉकेट टूटकर गिर जाता है जिसमें उसकी बेटी जूडी की तस्वीर लगी थी। लॉरेन किसी तरह बाहर आकर सबको बताती है कि ये बुरी शक्तियां खास तौर पर माओं को निशाना बनाती हैं और उन्हीं के हाथों उनके बच्चों को नुकसान पहुंचवाती हैं। वो समझाती है कि कैरोलिन के शरीर पर जो निशान है उनके पीछे भी यही ताकत जिम्मेदार है। तभी अचानक घर के सारे क्रॉस जमीन पर गिर पड़ते हैं। नैन्सी को कोई अदृश्य शक्ति बालों से पकड़कर हवा में उछालने लगती है, लेकिन सब मिलकर उसे बचा लेते हैं। डरे हुए परिवार वाले घर छोड़ने का फैसला करते हैं। एड रॉजर से कहते हैं कि वे चर्च के सामने सारे सबूत रखेंगे और अनुमति मिलते ही एक्सॉर्सिज्म करेंगे। उसी दौरान लॉरेन को अपनी बेटी जूडी की आवाज सुनाई देती है और उसे एक डरावना दृश्य दिखाई देता है जिसमें तालाब में जूडी की लाश तैर रही होती है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है और एड को बताती है कि ये उनके लिए चेतावनी है। अगले दिन वे फादर से मिलकर घर में हुई घटनाओं का विवरण देते हैं और नैन्सी की वो तस्वीर भी दिखाते हैं जिसमें उसके पास रोरी की आत्मा नजर आती है। फादर कहते हैं कि चूंकि ये परिवार कैथोलिक नहीं है, इसलिए एक्सॉर्सिज्म के लिए उच्च अनुमति लेनी होगी। उधर जूडी को दिखाया जाता है और बाथशीबा की आत्मा उसके लॉकेट के जरिए उससे जुड़ जाती है। वो अचानक जूडी का पैर खींचती है जिससे वो डरकर जाग जाती है और अपने माता पिता को ढूंढते हुए कमरे से बाहर निकलती है। तभी पता चलता है कि घोस्ट म्यूजियम में एनाबेल डॉल अपनी जगह पर नहीं है। उसी क्षण बाथशीबा दिखाई देती है और उसकी गोद में एनाबेल डॉल होती है। वो जूडी को डराती है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन समय रहते एड और लॉरेन पहुंचकर अपनी बेटी को बचा लेते हैं। एड और लॉरेन तुरंत समझ जाते हैं कि बाथशीबा अब सीधे उनकी बेटी जूडी को निशाना बना रही है। वे जूडी को सुरक्षित रखने के लिए उसे अपने दोस्त ड्रू के घर भेज देते हैं। इधर पैरॉन परिवार के घर में हालात और भी बिगड़ने लगते हैं। कैरोलिन का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है। वो बच्चों पर गुस्सा करने लगती है और उसकी आंखों में एक अजीब सी डरावनी चमक दिखाई देती है। एक रात कैरोलिन अचानक गायब हो जाती है। परिवार वाले उसे ढूंढते ढूंढते बेसमेंट तक पहुंचते हैं जहां वो एक अंधेरी कोठरी में छिपी मिलती है। उसके हाथ में कैंची होती है और वो अपने ही बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। तभी एड और लॉरेन वहां पहुंचते हैं और समझ जाते हैं कि बाथशीबा ने कैरोलिन के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है, एक्सॉर्सिज्म। लेकिन चर्च से अभी तक आधिकारिक अनुमति नहीं मिली होती। फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर एड खुद ही एक्सॉर्सिज्म करने का फैसला करते हैं। वे कैरोलिन को कुर्सी से बांध देते हैं। जैसे ही प्रार्थना शुरू होती है, कमरे में भयानक हलचल मच जाती है। सामान इधर उधर उड़ने लगता है, दीवारें कांपने लगती हैं और कैरोलिन की आवाज पूरी तरह बदल जाती है। बाथशीबा कैरोलिन के जरिए लॉरेन को धमकाती है और कहती है कि वो उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ेगी। अचानक कुर्सी हवा में उठ जाती है और कैरोलिन को खिड़की की ओर फेंक देती है। सब लोग घबरा जाते हैं। लॉरेन किसी तरह उसे पकड़ लेती है और उसे उसके बच्चों की याद दिलाती है। वो उससे उसकी सबसे प्यारी याद के बारे में पूछती है। धीरे धीरे कैरोलिन की आंखों में बदलाव आने लगता है। उसे अपने बच्चों के साथ बिताए खुशियों भरे पल याद आने लगते हैं। उसी याद की ताकत से वो बाथशीबा की पकड़ से बाहर आने लगती है। एड लगातार प्रार्थना करता रहता है। आखिरकार एक तेज चीख के साथ बाथशीबा की आत्मा कैरोलिन के शरीर से बाहर निकल जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। कैरोलिन बेहोश होकर गिर पड़ती है, लेकिन अब वो सुरक्षित होती है। पूरा परिवार एक दूसरे को गले लगाकर राहत की सांस लेता है। एड और लॉरेन भी सुकून महसूस करते हैं कि उन्होंने एक और परिवार को बुरी आत्मा से बचा लिया। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि एड अपने घोस्ट म्यूजियम में उस म्यूजिक बॉक्स को रखता है जो इस केस का अहम हिस्सा था। कैमरा धीरे धीरे एनाबेल डॉल की तरफ जाता है जो अपनी कांच की अलमारी में बंद होती है और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई देती है।